ऑक्सीजन लीक से चली गई दर्जनों जान। कहीं इलाज के नाम पर अस्पताल कर रहे परेशान। हर तरफ मचा है हाहाकार। अस्पतालों से निकल रही चीख पुकार। न जाने इस देश पर कोरोना नाम की ये कौन सी आपदा आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। न जाने ये कौन सी महामारी आई है जिसके आगे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी बेबस नजर आ रहे। सरकार से लेकर सरकारी तंत्र तक सब कुछ इस खतरनाक महामारी के आगे फेल नजर आ रहा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही जो दिल को झकझोर दे रही। देश के लिए मैच खेल चुके मनोज तिवारी ने एक ऐसी ही वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें कुछ लोग इसलिए रोते बिलखते नजर आ रहे क्योंकि अस्पताल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपने मरीजों को यहां से ले जाओ, अब यहां ऑक्सीजन नहीं बचा। अस्पताल के इस रवैये के बारे में बताते हुए एक बेटी ने यहां तक कहा कि 2 दिन पहले मेरे पापा को भर्ती कराया, ऑक्सीजन की कमी हो रही, आखिरी वक्त पर बता रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। इसी वीडियो में दूसरी बेटी कह रही है, सरकार क्या कर रही, इतने बड़े अस्पताल को ऑक्सीजन क्यों नहीं सप्लाई हो रही। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी ने इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। अपने ट्वीट में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने लिखा, अपने पिता के लिए ऑक्सीजन की भीख मांगती इस बेटी को सुनिए। आज देश ऑक्सीजन और वैक्सीन के गहरे संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सिर शर्म से नीचा कर लेना चाहिए। सर प्लीज इस आपदा से बचाने के लिए किसी डिजर्विंग को भारत का नेतृत्व करने दीजिए। मनोज तिवारी ने इस वीडियो के जरिए जहां पीएम मोदी पर निशाना साधा तो वहीं कुछ लोगों ने इस ट्वीट पर उन्हें जमकर लताड़ा। बलिराम यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कोरोना वैश्विक महामारी भी मोदी विरोधियों के लिए एक नया हथियार बन गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। जनता की हिम्मत बढ़ाने की बजाय मोदी विरोध के नाम पर देशवासियों को डराने में ही उन्हें आत्मिक शांति मिल रही। मोदी के नेतृत्व में भारत हर जंग जीता है, कोरोना से भी जीतेगा। डीवी सिंह नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, सर सिर्फ मोदी पर उंगली उठाने से समस्या नहीं सुलझेगी। मोदी रैली कर रहे हैं, ममता रैली कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार नहीं है मुझे बताइए। राघवेंद्र प्रभाकर नाम के यूजर ने लिखा, भारत एक बड़ा देश है और आप सिर्फ एक आदमी पर आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए हर भारतीय जिम्मेदार है। मुझे बताइए 1.3 बिलियन जनसंख्या को आप कैसे संभालते। इन बेटियों के दर्द के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले टीएमसी नेता मनोज तिवारी के खिलाफ लोग इसी तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें, देश के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। गुरुवार ऑक्सीजन के मुद्दे पर बैठक करने वाले पीएम मोदी को अधिकारियों ने कई पहलुओं पर तेजी से काम करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना, सप्लाई की गति बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में पीएम को बताया गया कि ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। अभी तक चुनावी रैलियों की वजह से विरोधियों के निशाने पर रहने वाले पीएम मोदी ने फिलहाल खुद मोर्चा संभाल लिया। इससे पहले भी पीएम मोदी ने फार्मा कंपनियों के साथ बैठक की थी। तो वहीं हाल ही में देश के नाम संबोधन के दौरान भी पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब आंबेडकर का इतना बड़ा
अपमान किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल की धरती पर ये कहा जाएगा, बंगाल की सीएम का कोई करीबी इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है, इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को। ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। और साथियों, दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा घृणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है, जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए
जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।